विशाल अपना घर छोड़कर इसलिए आता है क्योंकि वो नहीं चाहता था जो घुटन उसकी भाभी इतने सालों से सह रही हैं वही घुटन दिशा भी सहे। दिशा और विशाल अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे, तो वहीं दूसरी ओर विशाल की भाभी जो आज भी अपने ससुराल में घुट घुट कर सह रही होती है। संजय जी, हमारी शादी को 5 साल होने को है और इन 5 सालों में मैंने बहुत कुछ सहा है। आप एक बार माँ जी से बात कीजिए ना, ताकि मैं भी घूंघट हटाकर दुनिया देख सकूं। रुबीना, मैं समझ रहा हूँ कि किस तरह तुमने ये 5 साल इन घूंघट में काटे हैं, और इसी घूंघट की वजह से आज मेरा भाई विशाल अपनी बीवी के साथ किसी दूसरे शहर में रह रहा है। काश कि मेरे अंदर भी विशाल जितनी हिम्मत होती। मुझे माफ कर दे रुबीना, पर मैं माँ के खिलाफ नहीं जा सकता। संजय की ये बात सुनकर बेचारी रुबीना रोने लगती है, पर वो करते भी तो क्या, मानो जैसे उसकी जिंदगी में अब दुख और आंसू के अलावा कुछ बचा ही नहीं था। समय के साथ रुबीना भी खुद को इस माहौल में डाल लेती है। ऐसे ही एक दिन रुबीना अपनी सास कुंती के साथ दुकान में जाती है, पर काफी गर्मी होने की वजह से और इतना लंबा घूंघट करने के कारण रुबीना को घुटन होने लगती है और वो बाहर की हवा खाने के लिए दुकान से बाहर आकर खड़ी हो जाती है। इसी बीच उसकी टक्कर दिशा से होती है। अरे दिशा, ये तो तुम हो। तुमने मुझे पहचाना? मैं रुबीना, विशाल की भाभी। भाभी, आप यहाँ, वो भी अकेले? और आप आज भी इस घूंघट पे है भाभी? कम से कम अब तो अपना घूंघट हटा सकती है ना? नहीं दिशा, अब ये घूंघट मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गया है। कभी कभी तो लगता है अब मेरे मरने के बाद ही ये घूंघट हटेगा, और शायद तब भी ये घूंघट ना हटे। वैसे तुम यहाँ कैसे? क्या तुम विशाल के साथ इसी शहर में हो? जी, विशाल का ट्रांसफ़र इसी शहर में हो गया है, इसलिए मैं और विशाल इसी शहर में आ गए हैं। पर आप जानते ना, विशाल और माँ जी के बीच का अंतर, बस यही कारण है कि हम घर नहीं आए। वैसे आप ठीक हो ना भाभी? दिशा के इतना बोलते ही रुबीना की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वो रोने लगती है। वो अपना दुख दिशा को बयां करे इससे पहले ही वहां कुंती आ जाती है और दिशा को देखकर मुंह बनाती रुबीना को अपने साथ खींचकर घर ले जाती है। रुबीना बहू, आज मैं तुझे माफ कर रही हूँ, पर मेरी एक बात गांठ बांध ले। अगर अब कभी तुझे वो दिशा देखी ना, तो तू उससे बिल्कुल बात नहीं करेगी। कैसी लड़की है, सरेआम मेरी इज्जत उछाल रही है। घूंघट तो दूर की बात, सर पर पल्लू भी नहीं था। पर माँ जी, अब के समय में कौन घूंघट करता है? और आपने भी तो कुछ समय तक ही घूंघट किया था ना? रुबीना, एक दिन तूने उस लड़की से बात कर ली तो तू उसी की भाषा बोलने लगी। ये मत भूल, तेरा पति आज भी निठल्ला बैठा है और मेरी वजह से तुम दोनों इस घर में हो। अगर तूने दिशा और विशाल की तरह कुछ भी करने की सोची ना, तो मैं तुझे इस घर से धक्के मार कर निकाल दूंगी। फिर ना तू अपने मायके वालों की रहेगी और ना ही ससुराल वालों की। इतना बोलकर कुंती वहां से चली जाती है, पर बेचारी रुबीना बिना कुछ बोले जहर के घूंट पीती रहती है। वो करती भी क्या, ना तो उसका पति अपनी माँ के खिलाफ जाना चाहता था और ना ही अपना कोई काम करना चाहता था। उसके लिए सब कुछ उसकी माँ ही थी। वो अपनी ही माँ के साथ रहकर काम करता है और उन्हीं के ताने सुनता है। अब रुबीना खुद को कोसती है कि आखिर किस घर में उसकी शादी हुई है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और दिशा से रहा नहीं जाता, इसलिए दिशा एक दिन घर में फ़ोन करती है और खुशनसीबी से वो फ़ोन रुबीना ही उठाती है। भाभी, अच्छा हुआ जो आपने ही फ़ोन उठाया। मैंने आपसे बात करने के लिए ही फ़ोन किया था। भाभी, उस दिन मुझे आप कुछ ठीक नहीं लग रही थी। लगा बहुत सी चीज़ें थी जो आप मुझे बताना चाहती थी पर बता नहीं पाई। इसलिए अगर आप फ़ोन पर चाहे तो मुझे सब कुछ बता सकती हैं या फिर मेरे घर आ सकती हैं। पर दिशा, अगर माँ जी को पता चल गया तो वो मुझे और संजय जी को घर से धक्के मार कर निकाल देंगे। भाभी, एक बार अपने डर पर काबू कीजिए, कुछ नहीं होगा। अगर आप इसी तरह से डरती रही ना, तो सारी जिंदगी घुट घुट कर जीती रहेंगी। दिशा से बात करने के बाद रुबीना को थोड़ी हिम्मत मिलती है और वो रुबीना से मिलने के लिए कुंती से झूठ कहती है, जहाँ पहली बार रुबीना अपना घूंघट उठाती है। आज विशाल अपनी भाभी को बिना घूंघट के देखकर बहुत खुश होता है, और खुश होता भी क्यों नहीं,
आज पहली बार जो विशाल ने अपनी सुंदर सी भाभी का चेहरा जो देखा था। भाभी आप बहुत सुंदर है, भगवान करे आपको किसी की नजर ना लगे, पर भाभी आपको अपने लिए लड़ना ही होगा। भाभी यहाँ कोई नहीं सिवाय मेरे और विशाल जी के। अब आप हमें आराम से बता सकती हैं कि आखिर आप उस दिन मुझे क्या बताना चाहती थी। दिशा, विशाल, मुझे इस घूंघट से आज़ादी चाहिए। मैं इस घूंघट में और नहीं रह सकती। इस घूंघट की वजह से मेरा बच्चा मर गया। अब जैसे ही विशाल और दिशा को पता चलता है कि रुबीना का मिसकैरेज हुआ है, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये सब कैसे और कब हुआ भाभी? आप मुझे पूरी बात बताइए। विशाल, तुम्हारे जाने के कुछ महीनों बाद मुझे पता चला कि मैं गर्भवती हूँ। मैंने माँ जी से काफ़ी मिन्नतें की कि मुझे घूंघट हटा लेने दीजिए। घूंघट की वजह से मुझे कुछ नज़र नहीं आता, पर माँ जी नहीं मानी। और एक दिन मैं सीढ़ियों से उतर रही थी तो घूंघट की वजह से मुझे कुछ साफ दिखाई नहीं दिया और मेरा पैर फिसल गया और मेरा बच्चा। ये सब सुनकर विशाल से रहा नहीं जाता और वो बिना घूंघट के ही अपनी भाभी के साथ घर जाता है। ये देखकर कुंती का पारा गर्म हो जाता है। बस कीजिए माँ, बहुत कर लिया आपने भाभी के ऊपर अन्याय। और भैया आप ना एक नंबर की कायर है जो अपनी बीवी के साथ खड़े नहीं हो सकते। अरे आखिर कब तक अपनी माँ की गुलामी करते रहेंगे? विशाल, तू माँ से कैसे बात कर रहा है? ये हमारी माँ है। बस कीजिए भैया, आप लोगों की वजह से मेरी भाभी ने अपना बच्चा खो दिया। आप लोग मेरी भाभी को नहीं संभाल सकते ना, कोई बात नहीं, अब से मैं अपनी भाभी की देखरेख खुद कर लूँगा। और भाभी, अब आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आप घूंघट पर रहेंगी। और अब किसी ने आपको टॉर्चर किया ना तो मैं उसके खिलाफ कंप्लेंट कर दूंगा। इस तरह से विशाल खरी खोटी सुनाकर रुबीना को अपने साथ ले जाता है, जहां वो रुबीना की खूब देखभाल करता है और एक माँ की तरह उसे इज्जत देता है। कुछ दिनों बाद संजय भी हिम्मत करके अपनी माँ के खिलाफ जाता है और अपनी माँ का साथ छोड़ देता है। माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, पर मैं अपनी रुबीना के बिना नहीं जी सकता। अब मैं आपकी इस रूढ़िवादी सोच को और बढ़ावा नहीं दे सकता। मैं शुरू से जानता था कि आप गलत हो, पर फिर भी मैंने आपका साथ दिया। पर अब और नहीं, इसलिए मैं आपका घर छोड़कर आज खुद ही जा रहा हूँ। अब घर में कुंती अकेली हो जाती है और पूरा घर उसे काटने को दौड़ता है। साथ ही गली मोहल्ले वाले भी उसका खूब मजाक बनाते हैं। समाज के ताने सुन सुनकर कुंती को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो विशाल के घर जाकर अपने दोनों बेटों से अपनी गलती की माफ़ी मांगती है और विशाल से वादा करती है कि अब से वो अपनी किसी भी बहू को घूंघट करने भी नहीं कहेगी और कुछ भी पुरानी रूढ़िवादी प्रथा अपनाने के लिए भी नहीं कहेगी। उनकी दोनों बहू आज़ाद है। इसके बाद कुंती अपने दोनों बेटे बहू के साथ रहती है और दोनों बहुएं आज़ादी से खुशी खुशी जिंदगी जीती हैं। अंश और कविता एक ही ऑफिस में एक साथ काम किया करते थे और एक दूसरे को बहुत पसंद थी। अंश, आखिर तुम कब अपनी माँ से हमारे रिश्ते के लिए बात करोगी? तुम इसी तरह से डरते रहे तो हम कैसे साथ रह पाएंगे? कविता, थोड़ा सा टाइम और दे दो ना। माँ को पटाना थोड़ा मुश्किल है। तुम्हारी फैमिली तो मान गई, बस एक बार मेरी माँ मान जाए। तुम हमेशा यही कहते हो, जब तक हिम्मत नहीं करोगे तब तक बात कैसे बढ़ेगी? एक बार हिम्मत करके तो देखो। ठीक है, मैं आज ही जाकर माँ से बात करूंगा। आप खुश? इस तरह से अंश कविता को विश्वास दिला देता है और घर जाकर अपनी माँ से बात करने की कोशिश करता है, पर अंश की हिम्मत ही नहीं हो पाती कि वो अपनी माँ से कुछ बात करे। कैसे बात करूं माँ से, कैसे शुरुआत करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अंश अपनी माँ से बात करने की कोशिश कर ही रहा होता है कि तभी उसकी एक पड़ोसन कमला उसके यहाँ शक्कर मांगने आ जाती है। अरे कमला बहन, मेरे घर अचानक से मेहमान आ गए हैं, शक्कर खत्म हो गई है, थोड़ी सी शक्कर दे दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बस अभी देती हूँ। कमला किचन से शक्कर लेकर अपनी पड़ोसन को देती है, साथ में थोड़ी सी उससे बातें भी करने लगती है। पता है कमला बहन, वो जो कोमल है ना, उसका बेटा लव मैरिज करके आया है और उसकी जो बहू आई है ना, राम राम राम, कितनी मॉडल जैसी है। वो किसी को कुछ समझती ही नहीं है। मैं अभी उसी के घर गई थी शक्कर मांगने।
मजाल है कि उसकी बहू ने शक्कर का एक दाना भी दिया। अच्छा, ऐसा भी क्या बोला उसने? अब क्या ही बताऊं, बड़ी ही बदतमीज बहू लेकर आया है। बेचारी कोमल का क्या होगा। बात तो सही है, लड़का अपनी पसंद से बीवी लेकर आया है तो जाहिर सी बात है ना, मॉडल ही लेकर आया होगा। अब मॉडल के अंदर भला कहाँ संस्कार और गुण होते हैं। मेरा बेटा तो बहुत अच्छा है, मुझे तो अपने बेटे से पूरी उम्मीद है कि वो मेरा विश्वास नहीं तोड़ेगा और मेरे घर में एक अच्छी और संस्कारी बहू आएगी। सही कह रही हो भाई, लव मैरिज करने पर ऐसी ही बहू घर में आती है, इसलिए मैं तो लव मैरिज के सख्त खिलाफ हूँ। हमें तो ऐसी बहू चाहिए जो पर्दे में रहे। अपनी माँ की और पड़ोसन की ऐसी बातें सुनकर अब अंश अपनी माँ से कविता के बारे में बात नहीं कर पाता। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और कविता के फोर्स करने पर आखिरकार अंश अपनी माँ से बात करने की ठान ही लेता है। माँ, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। हाँ हाँ, बोल बेटा, क्या बात करनी है? माँ, आपको नहीं लगता कि मैं बड़ा हो गया हूँ? अब मेरी शादी हो जानी चाहिए। अरे बेटा, तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। तू फिक्र मत कर, मैं सभी रिश्तेदार और पंडित से कह दूंगी तेरे लिए कोई संस्कारी लड़की देख ले। अगर शादी मेरी हो रही है तो लड़की भी मेरी पसंद की होनी चाहिए ना माँ? ये बात भी सही है बेटा। अगर तुमने कोई लड़की पसंद करी है तो मुझे उस लड़की से मिलवा दे। मैं उस लड़की को देखूंगी, परखूंगी और अगर मुझे लगेगा कि लड़की संस्कारी है, उसमें कोई खोट नहीं है, तो मैं रिश्ते के लिए राजी हो जाऊंगी। क्योंकि बेटा, मुझे अपने घर के लिए ऐसी बहू चाहिए जो पर्दे में रहे। इतना बोलकर कमला वहां से चली जाती है। हाँ, अब तो अंश की मुसीबत और बढ़ जाती है। अरे बढ़ती भी क्यों नहीं, कमला को ऐसी बहू चाहिए जो सूट साड़ी में रहे, पर कविता तो जींस टॉप वाली थी। अब अगले दिन अंश कविता से मिलता है और सारी बात उसे बताता है। अंश, अब हम क्या करें? देखो, मेरे पास तो एक आइडिया है। क्यों ना मैं तुम्हारी मुलाकात माँ से घूंघट में करवाऊं? तुम्हें घूंघट में देखकर माँ खुश हो जाएगी और तुम्हें संस्कारी समझेगी। क्या? घूंघट में? पर मैं घूंघट में कैसे रहूंगी? अरे कविता, कुछ दिन की तो बात है, माँ को बस खुश करना है। कविता अंश की बात मान जाती है और बहुत जल्द अंश कविता को लेकर अपने घर जाता है, जहाँ कविता सूट सलवार डालकर घूंघट में होती है। घूंघट में अपनी होने वाली बहू को देखकर कमला जी तो खुश हो जाती है। मैंने जैसी बहू सोची थी, मेरे बेटे ने बिल्कुल वैसी ही लड़की पसंद करी है अपने लिए। संस्कार तो साफ साफ दिख रहे हैं। माँ जी, ये सारे रीति रिवाज तो पुराने जमाने की परंपरा है, मैं तो बस उन्हें ही निभा रही हूँ। और वैसे भी बूढ़े बुजुर्गों ने बहुत सोच समझ के रीति रिवाज बनाए होंगे। माँ, मैंने कहा था ना, कविता बहुत अच्छी और संस्कारी है। अब आप बताइए कि आपको मेरी पसंद कैसी लगी? अरे बेटा, तेरी पसंद लाखों में एक है। इस तरह कमला कविता को पसंद कर लेती है और बहुत जल्द कविता और अंश की शादी हो जाती है। शादी के बाद भी अंश के कहने पर कविता घूंघट में रहती है ताकि उसकी सास उससे खुश रह सके। हाय, ये घूंघट, आखिर कब मुझे इस घूंघट से छुटकारा मिलेगा? अरे बहू, तो घूंघट में रहकर किचन में काम कर रही है। किचन में घूंघट हटा ले बेटा, यहाँ कोई नहीं है। पर माँ जी, बहू का घूंघट तो उसका गहना श्रृंगार होता है। आप मेरी फिक्र ना करें, मैं सब संभाल लूंगी। भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया जो तूने मुझे इतनी अच्छी बहू दी। ऐसी बहू तो मैं दिया लेकर भी खोजती तो भी ना मिलती मुझे। इतना बोलकर कमला वहां से चली जाती है। अब कुछ दिन इसी तरह से बीत जाते हैं, पर अब भी कविता अपनी सास को खुश करने में लगी रहती। ऐसे ही एक दिन कमला की पड़ोसन एक बार फिर उससे शक्कर मांगने के लिए आती है। कमला बहन, मेरे घर शक्कर खत्म हो गई है और घर में अचानक से रिश्तेदार आ गए हैं, थोड़ी सी शक्कर दे दो। आंटी जी, आप बस यहीं रुकिए, मैं अभी शक्कर लेकर आती हूँ। इतना बोलकर कविता शक्कर लेने के लिए किचन में जाती है और उसी समय कमला बाहर आती है। कमला, तेरे घर में ये घूंघट वाली लड़की कौन है? अरे यही तो है मेरी बहू कविता। कहा था ना मैंने, मेरा बेटा मेरे लिए संस्कारी बहू लेकर आएगा। सच में कमला, तेरे तो भाग्य खुल गए ऐसी बहू पाकर। भला आज के जमाने में कौन सी लड़की घूंघट में रहती है? अरे मीनू को जानती हो ना? अरे उसकी बहू तो गांव से है, पर फिर भी वो घूंघट में नहीं रहती। एक बार फिर कमला की पड़ोसन कमला से दूसरे घर की बात करने लगती है। तभी कविता शक्कर लेकर बाहर आती है। आंटी जी, आपकी शक्कर।
अरे बहन, मुझे दूसरों के घरों से क्या मतलब, मेरा घर सही रहे बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हाँ सही कहा बहन तुमने। अच्छा चलती हूँ मैं। इतना बोलकर कमला की पड़ोसन वहां से चली जाती है और कमला अपनी बहू पर और भी ज्यादा गर्व करने लगती है। तो वहीं दूसरी ओर घूंघट से परेशान कविता की हालत खराब होने लगी थी। इसलिए रात को जब अंश घर आता है तो वो अंश से इस बारे में बात करती है। अंश, मैं इस घूंघट से परेशान हो चुकी हूँ, मेरा दम घुटता है, कुछ करो ना ताकि मुझे इस घूंघट से छुटकारा मिल सके। कविता, बस कुछ दिन और माँ को इसी तरह से खुश रखो और घूंघट का नाटक बनाए रखो। मैं कुछ करता हूँ ताकि जल्द से जल्द तुम्हें इस घूंघट से छुटकारा मिल सके। बेचारी कविता अपनी सास को खुश करने में घूंघट से परेशान हो चुकी थी। एक तरफ तो उसका दिल करता था कि घूंघट हटाकर साफ साफ अपनी सास से सारी बात कह दे, पर वो अंश से दूर नहीं होना चाहती थी, इसलिए वो घूंघट का सहारा लेती है। वहीं दूसरी ओर अभी के समय में अपनी बहू को घूंघट में देखकर कमला जी को भी अच्छा नहीं लग रहा था। बहू, मैं जानती हूँ कि बहुओं को घूंघट में रहना चाहिए, पर अब जमाना बदल चुका है और मैं इतनी भी पुराने ख्यालातों की नहीं हूँ जो अपनी बहू को घूंघट में रखूं। पर माँ, आप ही तो चाहती थी कि आपको ऐसी बहू मिले जो पर्दे में रहे। माँ जी, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? अरे ना ना बहू, तुझसे कोई गलती नहीं हुई। और अंश बेटा, बहू को पर्दे में रखने का मतलब ये नहीं कि उसे घूंघट में रखा जाए। मुझे संस्कारी बहू चाहिए थी, घूंघट में रहने वाली बहू नहीं। इसलिए बहू, तू अपना यह घूंघट हटा सकती है। मैं तो बस ऐसी बहू चाहती हूँ जो मेरे घर की इज्जत बनी रहे। इस तरह से कविता अपनी सास का दिल जीत लेती है और बहुत जल्द कमला कविता का घूंघट हटवा देती है, जिसके बाद आराम से कविता अपने ससुराल में बिना घूंघट के रहती है।